जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। और अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और उस क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और एक नया सब्जेक्ट आज से हम प्रॉपर शुरू करेंगे और इसको अंत तक ले जाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं बीईओ एग्ज़ाम की, या फिर इनके अलावा भी अगर आप देखो, आप अगर यूपी में किसी भी वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो या आप तैयारी कर रहे हो यूपी डबल एस सी की, है ना, तो यूपी डबल एस सी की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बराबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर पेपर में आप देखेंगे संविधान से सवाल तो आते ही हैं। तो उसी क्रम में इस हम नई सीरीज को शुरू करेंगे और इसे अंत तक ले जाएंगे। ठीक है, आप हमारे किसी भी अगर पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे पेड ग्रुप प्रोग्राम में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि ये पीडीएफ हमें कैसे मिलेगी। तो देखिए, पीडीएफ के लिए ये नंबर दिए हुए हैं, इन पर भी कॉल करके आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, या जो नीचे नंबर आ रहे हैं इन पर भी कॉल करके आप हमसे पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, पीडीएफ में बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि केवल पेड ग्रुप में ही पीडीएफ दी जाती है। ठीक है, केवल पेड ग्रुप के मेंबर्स के लिए ही होती है, ये फ्री में केवल आपको वीडियो मिल सकता है। चलिए, तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं। भारत का संवैधानिक विकास, सबसे पहले यही हम पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान का विकास कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। संविधान सभा और संविधान का निर्माण, किस तरीके से संविधान बना, संविधान की मूल संरचना क्या है, संविधान की समितियां क्या हैं, उद्देश्य का प्रस्तावना, सबसे पहली चीज़ संविधान में यही है, शासन प्रणाली, संघ एवं राज्य, नागरिकता, फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संसद, एक सेकंड, हाँ, फिर हम पढ़ेंगे भारतीय संसद, संसदीय समितियां, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल और हाई कोर्ट। फिर हम पढ़ रहे होंगे आपातकालीन प्रावधान, वित्त आयोग, विधायी संबंध, योजना आयोग, नीति आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, राजभाषा और स्थानीय सरकार, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, स्थानीय सुशासन, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पंचायतों की, ये मेरा ही डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो पंचायती राज जो है इसके बारे में हम बातचीत यहाँ करेंगे, है ना। विशिष्ट वर्गों से संबंधित प्रावधान, भारतीय संविधान में संशोधन। ठीक है, संशोधन प्रक्रिया एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है भारतीय संविधान के लिए, तो ये सब हम पढ़ेंगे। रिट क्या होती है, आप लोगों ने रिट सुनी होगी, 5 प्रकार की रिट होती है, तो उनको हम यहाँ जानेंगे। संवैधानिक निकाय तथा गैर संवैधानिक निकाय, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वे सभी निकाय जिनका संबंध संविधान में सीधे सीधे है, या वे सारे के सारे निकाय, निकाय मतलब सिस्टम, ऐसी सारे के सारे निकाय जिनका उल्लेख संविधान में है उन्हें हम कहते हैं संवैधानिक निकाय, और जिनका संबंध जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है उन्हें हम कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय। ऐसा मत समझ लेना कि जो गैर संवैधानिक निकाय हैं ये गैर कानूनी भी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, गैर संवैधानिक और संवैधानिक निकाय में अंतर केवल इतना है, अगर संविधान में किसी मुद्दे को लेकर के, किसी निकाय को लेकर के उल्लेख दे दिया है कि साहब ये इस आर्टिकल में है, ठीक है, तो वो संवैधानिक हो गया। और ऐसा कोई निकाय है जिसका संबंध या जिसका उल्लेख संविधान में डायरेक्टली नहीं है, वो बाद में बनाया गया है संसदीय प्रावधानों के अनुरूप, तो फिर उसको हम बोलेंगे गैर संवैधानिक। अब जैसे नीति आयोग है, अब नीति आयोग का पहले नाम क्या था, योजना आयोग था, 6 अगस्त 1952 को बना, उसके बाद जनवरी 2014 में नीति आयोग हो गया, तो ये गैर संवैधानिक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गैर संवैधानिक है तो गैर जो है कानूनी भी हो गया, ऐसा मत समझना, लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसके अलावा इनके जो मिसलेनियस टॉपिक हैं वो, और फिर इससे वन लाइनर फैक्ट। तो ये जो है बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं रहेगा, सीधे सीधे जो है हम यहाँ पर चीज़ों को देखते चले जाएंगे। आज इसका पहला लेक्चर है, कुछ चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, भारत की राज्य व्यवस्था,
भारत का संविधान भारत की सर्वोच्च विधि, विधि मतलब कानून है। यह दस्तावेज उस संरचना को आकार देता है जो मौलिक राजनीतिक संहिता, संरचना, प्रक्रिया, शक्तियों और सरकारी संस्थाओं के कर्तव्यों का सीमांकन करता है। देखिए इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब है ये एक ऐसा दस्तावेज है, ये दस्तावेज मतलब नियमों का समूह, ठीक है, जिसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं उसे दस्तावेज कहते हैं, जो ऐसी संरचना को आकार देता है जो हमारे मौलिक यानी फंडामेंटल राजनीतिक जो नियम है उनके लिए आकार देता है। उनकी संरचना किस तरीके की होगी, जो भी हमारी राजनीतिक प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी, शक्तियाँ, क्योंकि देखिए राजनीतिक शक्तियों का निर्धारण करना बेहद ही जरूरी है। अगर राजनीतिक शक्तियों को हम निर्धारित नहीं करेंगे तो एक व्यक्ति तानाशाह हो सकता है। और सरकारी संस्थाओं के कर्तव्य, ठीक है, आप भी कल को जब किसी डिपार्टमेंट में जाओगे तो उस डिपार्टमेंट के माध्यम से आप जनता का भला ही तो कर रहे होगे, जनता के लिए जो सरकार नीतियां बना रही है उनका पालन ही तो करवा रहे होगे। तो आपके क्या क्या कर्तव्य होंगे ये सब हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है भारत का संविधान। ना केवल ये बल्कि और भी चीज़ें बताता है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, ठीक है ना, डीपीएसपी हमारे क्या है, और नागरिकों के कर्तव्य। देखिए हमेशा याद रखना, भारतीय संविधान केवल आपको अधिकार नहीं देता है, आपको कर्तव्य भी बताता है, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग ये तो आपने सड़कों पे चिल्लाते देखा होंगे, अरे हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो देखिए राइट सबको चाहिए लेकिन जिम्मेदारी किसी को नहीं चाहिए, ये कड़वा सत्य है। तो ये बात आप समझ लो कि भारतीय संविधान जहाँ हमें राइट्स देता है, जहाँ पर हमें अधिकार देता है, वहाँ पर कुछ हमें कर्तव्यों को भी हमारे डिफाइन करता है कि आपके कर्तव्य हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए। तो अगर आप अधिकारों की मांग करते हैं तो आपको कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा। तो भारतीय संविधान ना केवल मूल अधिकारों को बल्कि मूल कर्तव्यों की भी वकालत करता है, ठीक है। और भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमेशा याद रखना, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इससे बड़ा कोई लिखित संविधान इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब ये टॉपिक आया तो थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। देखिए संविधान जो है दो तरीके का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके का होता है। पहला होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। ध्यान रखना, एक ऐसा संविधान जो प्रॉपर लिखा हुआ है उसे लिखित संविधान कहते हैं, जैसे हमारे भारत का। एक ऐसा संविधान जो लिखा हुआ नहीं है उसे अलिखित संविधान कहते हैं। एग्जाम्पल इंग्लैंड का संविधान एक अलिखित संविधान का उदाहरण है, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड में ज़्यादातर चीज़ें परंपराओं के आधार पर चल रही हैं। अब वहाँ पर परंपरा है, परंपरा ये है कि वहाँ की परंपरा इस तरीके से है कि रानी तो हमेशा एक ही राज परिवार से होगी, ये परंपरा है, ठीक है। लेकिन पीएम जो होगा वो चुनाव से आएगा, तो ये परंपरा है। अब इस परंपरा का पालन सभी लोग करते हैं कि पीएम का चुनाव होगा, रानी एक ही परिवार से आएगी, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। परंपराएं हमारे यहाँ भी चलती हैं जिनका हम पालन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ परंपरा है कि आप जो है सजातीय विवाह करते हैं, ये एक परंपरा है, सजातीय विवाह, यानी आप सामान्य रूप से विवाह करेंगे अपनी ही जाति में, आपकी जो भी जाति है उसी में ही विवाह करते हैं, ये परंपरा है। अब कानून कहता है किसी से ब्याह कर लो, आपको छूट है। और सामाजिक परंपरा क्या कहती है कि तुम करके दिखाओ। तो आप ही मुझे बताओ, आप अगर डीएम भी बन गए मान लो, या कोई भी अधिकारी बन गए, तो आप में इतनी ताकत नहीं होगी कि आप सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर दें, क्योंकि वो परंपरा है, ठीक है। और परंपराओं का उल्लंघन करना व्यक्तियों के बस की बात नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति मान लो इस तरीके का कदम उठा भी ले तो आप देखते हैं समाज उसके खिलाफ हो जाता है। और समाज तो बाद में खिलाफ होगा, पहले घर वाले खिलाफ हो जाएंगे आपके घर वाले आपको घर से बेदखल कर देंगे, कह देंगे भागो यहाँ से, कहीं और जाके रहो, हमारी बात नहीं मानोगे तो कहीं और जा करके रहिए, आपसे संबंध तोड़ लिए जाएंगे। और अगर आप किसी छोटे शहर में, देखिए बड़े शहरों में क्या होता है, वहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है, तो मरो जिंदा रहो कुछ भी करो। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में है या गांव देहात कस्बे में है, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अगर आपने कोई भी ऐसा कार्य कर दिया जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, लोग दे देते हैं फिर आपको। हमारे यहाँ पर जो है पश्चिमी यूपी में एक शब्द इस्तेमाल होता है, हुक्का पानी बंद कर देना। हुक्का पानी बंद, हुक्का पानी बंद कर देना का मतलब हो गया कि अगर आपका हुक्का पानी बंद हो गया, ठीक है, गांव ने आपका हुक्का पानी बंद कर दिया, पंचायत ने आपका हुक्का पानी बंद कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब आपके घर कोई भी जाएगा नहीं। आपके परिवार में कोई भी अगर फंक्शन होता है ना, किसी का बर्थडे हुआ है ना, आपके बच्चे का बर्थडे हुआ, तो आप किसी को बुलाओगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। ना ही आपको कोई इनवाइट करेगा अपने फंक्शंस में। तो ये सामाजिक रूप से बहिष्कार करना इसे कहते हैं। अब ये क्या है, ये परंपरा है और लोगों में ताकत नहीं कि इसे तोड़ लें, बात समझ रहे हैं।
तो परंपराओं से जो चीज़ें चलती हैं वो अलिखित होती हैं, लेकिन उनका काम बिल्कुल कानून की तरह ही होता है। इसी आधार पर चल रहा है साथियों इंग्लैंड का संविधान। आई बात समझ? तो दो तरीके के संविधान, लिखित और अलिखित। और लिखित में हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा है, और लिखित में सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, और अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दुनिया के सबसे छोटे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? सबसे बड़ा संविधान तो हमारा भारत का है, और सब लोग जानते हैं कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद इतने ही हैं। लेकिन आप इन्हें गिनने बैठोगे तो ये 450 से भी प्लस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एक ही अनुच्छेद के बहुत सारे भाग हैं, जैसे 19, फिर 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6). तो आर्टिकल तो 19 ही रहा, लेकिन 6 इससे हो गए, तो गिनने बैठोगे तो ये टोटल 7 आर्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। 6 तो यही हो गए, एक अकेला 19, तो इस तरीके से 7 हो जाएंगे। तो ये मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अवधारणा में संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की जाती है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, किसी भी देश में जहाँ संविधान लागू है वह संविधान सर्वोच्च है, ठीक। दूसरा, हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है, ये भी हमें याद रखना है। हमारे यहाँ सर्वोच्च कौन है? संविधान है, क्योंकि संविधान संसद ने नहीं बल्कि एक संविधान सभा ने बनाया है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। कोई पूछे भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्या है, तो हमारा संविधान है, संसद नहीं है। क्यों? क्योंकि संसद ने संविधान को नहीं बनाया है, संविधान को बनाया है संविधान सभा ने, और संविधान सभा ने ये निर्धारित किया है कि भारत का संविधान सर्वोच्च होगा। सबसे पावरफुल चीज़ क्या होगी? हमारा संविधान, ठीक है। भारत के लोगों द्वारा इस संविधान को इसमें दी गई प्रस्तावना में घोषणा के साथ अपनाया गया है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, आगे हम उसे पढ़ेंगे भी, जिसमें हमने कहा है कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस तरीके से पूरी प्रस्तावना है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के लोगों ने इसको एक घोषणा पत्र के साथ अपनाया है। भारत की संसद भारतीय संविधान की अवहेलना नहीं कर सकती, ये बात स्पष्ट है, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। यानी संविधान में जो लिखे हुए नियम हैं उनका ही पालन संसद को करना है। लेकिन यहाँ पर मैं और चीज़ स्पष्ट कर दूं कि संसद अगर चाहे तो संविधान में लिखे जो नियम हैं, ठीक है, उनमें बदलाव जरूर कर सकती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बदलाव कर सकती है, लेकिन जो लिखे नियम हैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ये बात आपको स्पष्ट रखनी है। बदलाव आप कर सकते हैं नियम में कि ये नियम ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बदल लो, लेकिन जो नियम है उसका पालन आपको करना ही होगा, उससे आप बच नहीं सकते। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रखिए आप अपने दिमाग में, ठीक है। बदलाव कर लो, चेंज कर लो नियम, लेकिन एक बार जो नियम आप मान लो चेंज भी कर लिया तो उसका भी पालन आपको करना ही पड़ेगा, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती, स्वयं संसद के द्वारा भी, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, ठीक है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में संविधान ने भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थान लिया है। यानी जब देश में संविधान लागू नहीं था उस समय पर भारत में क्या लागू था? उस समय में इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 लागू था, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 लागू था जब भारत में संविधान लागू नहीं था उस समय। ये बात ध्यान रखना, भारतीय संविधान ने किसका स्थान लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। यानी जिस समय भारत में संविधान लागू नहीं था उस समय अंग्रेजों का बनाया कानून भारत शासन अधिनियम 1935 लागू था। ये बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। इस प्रकार भारत का अधिराज्य संप्रभु भारतीय गणराज्य बन गया। सही है, यानी जब ये लागू हो गया तो भारत क्या बन गया? गणराज्य बन गया, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री हो गया। संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 395 में दिए गए ब्रिटिश संसद के पूर्व के अधिनियमों को निरस्त कर दिया। यानी जो हमारा संविधान है उसकी जो पावर है वो बनी रहे, इसके लिए एक प्रॉपर हमने एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल नंबर 395, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जिस दिन से हमारा संविधान लागू होगा उसी दिन से अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए सभी नियम निरस्त हो जाएंगे, और वो तारीख है 26 जनवरी 1950। यानी 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया, और 26 जनवरी 1950 से
पहले जितने भी ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए कानून बनाए थे वो सब कैंसिल। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को, अच्छा, संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है और बंधित्व का संवर्धन करने का प्रयास करता है। इसका मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरी लाइन का। 1905 में बने संविधान की मूल प्रति को संसद भवन दिल्ली के हीलियम से भरे केस में सुरक्षित रख के रखा गया है। यानी जो हमारा संविधान है आज के समय में, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था, वो कहाँ रखा है? वो संसद भवन की एक म्यूजियम में रखा है हीलियम से, जिससे वो खराब ना हो। प्रॉपर असली संविधान वही है और आप लोग जाकर के देख भी सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इससे जो पहली की लाइन है उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। संविधान भारत को क्या बनाता है? संप्रभु। ठीक है, संप्रभु राष्ट्र का निर्माण करता है भारतीय संविधान भारत को लेकर के। इसका मतलब क्या है? संप्रभुता का मतलब है कि अपने फैसले स्वयं लेने की शक्ति, इसको हम बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता मतलब जहां आप अपने फैसले स्वयं लें, कोई और ना ले। जैसे आपका घर है, अब आपके घर में आपकी शादी का फैसला है, आपकी बहनों की शादी का फैसला है, घर में कोई चीज़ आनी है नहीं आनी है, या आपका फैसला घर स्वयं लेता है। स्वयं से मतलब उसके सदस्य लेते हैं। कोई पड़ोसी आकर के थोड़ी बताएगा कि नहीं आज आपके घर में जो है ये वाली सब्जी बनेगी और ये वाली नहीं बनेगी और ये वाली कभी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसी को हम बोलते हैं संप्रभुता। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जिसका मतलब है कि भारत अपने फैसले स्वयं लेगा, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, यानी चाहे हमारे आंतरिक मामले हो देश के या विदेशी मामले हो, कोई अन्य दूसरा देश उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारी पावर है। ठीक है, इसके अलावा हम समाजवादी हैं। समाजवादी का मतलब है कि जो भी हम नीतियां बनाते हैं वो समाज के हित के लिए बनाते हैं। ये समाजवादी का मतलब जो है थोड़ा सा अलग है, जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। ठीक है, और एक बार मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि संविधान में जो शब्द है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो है पंथ निरपेक्ष। एक बात बिल्कुल आप ध्यान रखना हमेशा। ऐसा क्यों है वो मैं जब आपको संविधान की प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। फिलहाल के लिए इतना समझो कि पंथ निरपेक्ष हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करता है और किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, ना ही किसी को दबाता है। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जनता के पास सारे अधिकार हैं। ठीक है, और गणराज्य का मतलब है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा सीधे सीधे चुना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति लगातार या एक ही परिवार के व्यक्तियों को शासन करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति सीधे कहाँ से आएगा? जनता से आएगा, बात खत्म। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है संविधान हमें दे रहा है। हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, समाजवादी राष्ट्र हैं, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। पेपर में कई बार पूछा था गणराज्य का मतलब क्या है, कई बार आया सवाल। तो गणराज्य का मतलब है जहाँ पर राष्ट्रपति का पद चुनाव से भरा जाए, जहाँ राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो, वो गणराज्य है। ठीक है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति एक परिवार से नहीं आता। अब इंग्लैंड की हम बात करें तो इंग्लैंड में आप देखोगे इंग्लैंड गणराज्य नहीं है, इंग्लैंड रिपब्लिक कंट्री नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में राष्ट्रपति होता ही नहीं है। तो राष्ट्रपति नहीं होता तो कौन होता है? रानी होती है। अच्छा, रानी के लिए कोई चुनाव की व्यवस्था है? नहीं, रानी का कोई चुनाव नहीं होता, वो एक ही परिवार से आएगी। तो फिर गणराज्य नहीं है इंग्लैंड। लेकिन भारत गणराज्य है, अमेरिका गणराज्य है और अपना पाकिस्तान भी चलो गणराज्य है छोटा मोटा। तो ये है हमारा इसका पहला लेक्चर। कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे इसके संवैधानिक विकास की। ठीक है, तो नई सीरीज है, आप लोग कमेंट करके बताना ये सीरीज आपको कैसी लगी। बिल्कुल देखो तैयारी करो भाई, चाहे यूपीपीएससी की कर रहे हो या यूपीएससी की कर रहे हो या उत्तराखंड पीसीएस की कर रहे हो, उत्तराखंड लोअर पीसीएस की कर रहे हो, भैया कुछ पढ़ाई करो और नौकरी लो यार, बस नौकरी लो यार, बस समझे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।